हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूनियन बजट 2024-25 को डिस्कस करूंगा। यूनियन बजट रिवीजन के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो बजट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 23 जुलाई 2024 ईस्वी को पेश किया गया है। ठीक है, तो बजट कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 ईस्वी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगर इस बार का बजट देखा जाए तो बजट का जो थीम है वह 4 बातों पर आधारित है: रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। यानी कि पूरी जो बजट है, बजट का अगर थीम देखा जाए, बजट का ओवरव्यू अगर देखा जाए तो इन्हीं 4 पॉइंट के इर्द गिर्द पूरी बजट घूम रहा है। उनमें एक है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्य वर्ग। पूरी बजट में 4 स्पेसिफिक जातियों पर फोकस किया गया है और इन जातियों को ज्ञान के रूप में दर्शाया गया है। ज्ञान, जी का मतलब होता है गरीब वर्ग, वाई का मतलब होता है युवा वर्ग, ए का मतलब होता है अन्नदाता और एन का मतलब होता है नारी। यानी कि अगर आप पूरी बजट को देखेंगे तो पूरी बजट जो है वह 4 विशेष जातियों पर फोकस करता है। उसे शॉर्ट रूप में ज्ञान नाम दिया गया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। ठीक है, तो बेसिकली थीम काफी अधिक महत्वपूर्ण है। थीम में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्य वर्ग है। इसके अलावा जो इस बार की बजट की सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। इसे आप लोग जरूर याद कर लें। वहां पर एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यूनियन बजट 2024-25 में 9 प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है। उन 9 प्राथमिकताओं को यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवा, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं इस बार की बजट की मेन पूरी जो बजट है वो इन्हीं 9 प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो इन 9 प्राथमिकताओं को आप लोग याद कर लें। एग्रीकल्चर के बाद हो गया विनिर्माण क्षेत्र, उसके बाद हो गया अवसंरचना, उसके बाद हो गया रोजगार, शहरी विकास हो गया, नवाचार R&D पे फोकस करना, समावेशी मानव विकास संसाधन, फिर है एनर्जी और उसके बाद है आने वाली पीढ़ियों नई पीढ़ी के सुधार। ठीक है, तो बजट की कुल 9 प्राथमिकताएं हैं। वित्त वर्ष 24-25 के लिए जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वह यहाँ पे दिखाया गया है 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई, यानी कि 3.26 करोड़। ठीक है, यानी कि 3,26,36,912 करोड़ इस बार का जीडीपी आकलित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 10.5% ज्यादा है। ठीक है, आप लोग डेटा पर कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बार का जो जीडीपी है वह प्रीवियस की तुलना में, पिछले वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में 10.5% ज्यादा है। अगर इस बार का बजट अनुमान देखा जाए तो बजट अनुमान 48.20 लाख करोड़ है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो उसके इर्द गिर्द जैसे 48.20 लाख करोड़, इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, ऐसे 48,20,512 करोड़ है, लेकिन 48.20 लाख करोड़ इस बार का बजट अनुमान है। बजट अनुमान का मतलब हो गया कि कुल जो बजट प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अगर बजट प्राप्ति हम लोग देखें, कुल जो बजट अनुमान जो हमने लगाया है 48.20 लाख करोड़ का, तो उसमें अगर देखा जाए तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो अगर व्यय भी होगा तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो अगर राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को कैटेगराइज किया जाए तो राजस्व प्राप्ति लगभग 31 लाख करोड़ और हो गया पूंजीगत प्राप्ति 17 लाख करोड़। तो जोड़ देंगे तो लगभग आपका हो जाता है 48 लाख करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर के बजाय आप लोग ऐसे याद रखें, 31 लाख करोड़ राजस्व हो गया और पूंजीगत हो गया 17 लाख करोड़। तो टोटल जो बजट अनुमान था 48 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, ये तो हो गया बजट अनुमान यानी कि कुल प्राप्ति। अगर कुल व्यय देखा जाए तो कुल प्राप्ति था 48.20 लाख करोड़ रुपया, तो स्वाभाविक है कि व्यय भी होगा इतना ही, सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है। और वहां पर देखा जाए तो 31+17 का रेशियो था राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति, लेकिन अगर व्यय में देखा जाए तो व्यय हो जाता है 37+11 का रेशियो, यानी कि 37 लाख करोड़ जो होगा वह राजस्व
व्यय होगा और पूंजीगत पर व्यय किया जाएगा 21 लाख करोड़। तो 37 और 11 लाख करोड़, तो 37 और 11 को आप ऐड करेंगे तो 48 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कुल प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति याद रखें, कुल व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आप लोग हिस्सा याद रखें। 31 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ जो भी है यहाँ पे याद रखें। ठीक है, तो व्यय में 37 प्लस 11 और प्राप्ति में 31 प्लस 17। अब सवाल आता है कि आखिर ये रुपया आता कहां से है। जो हमने बताया 48.20 लाख करोड़ रुपया कुल प्राप्ति होगी इस बार, तो यह रुपया कहां से आएगा सरकार के पास। तो सरकार उधार व अन्य देयता से 27% राशि को प्राप्त करेगी। इनकम टैक्स से सरकार को 19% राशि प्राप्त होगी। जीएसटी से 18% और निगम कर से 17%। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है वहां पर क्रम आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उधार व अन्य देयता 27%, आयकर इनकम टैक्स 19%, जीएसटी 18% और निगम कर 17%। ये तो रुपया आ गया। अब है कि रुपया हम लोग इन्वेस्ट कहां पर करेंगे, रुपया जाता कहां पर है। तो सबसे ज्यादा जो रुपया जो जाता है वह है करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। कुल जो प्राप्ति है उसका अगर हम देखा जाए तो 21% जो है वह राज्यों को हम दे देते हैं टैक्स शुल्क वगैरह में। ठीक है, ब्याज अदायगी 19%, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होंगी उस पर 16% खर्च की जाएगी। वित्त आयोग व अन्य अंतरण में 9%। ये 4 मेजर पॉइंट है। ठीक है, इधर हो गया रुपया कहां से आता है और यहां पर हो गया रुपया कहां जाता है। ये सभी को आप लोग याद रख लेंगे, वहां पर हो सकता है कि आपको सीक्वेंस में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आइए विभिन्न प्रकार के घाटा को हम लोग देखते हैं। कई प्रकार के राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब बजट में महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं। इसका आप लोग डिफिनीशन अच्छे से याद कर लेंगे, डिफिनीशन देख लेंगे। इकोनॉमिक्स सेक्शन में ये सब पूछा जा सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये जो पूरा विभिन्न प्रकार की घाटा जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें 2 डेटा दिया हुआ है एक के अंतर्गत। जो 2 डेटा है उनमें एक तो बजट अनुमान है और जो दूसरा है जो पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसका संशोधित अनुमान। ठीक है, तो आप लोग बजट अनुमान पे ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि 24-25 जो लिखा हुआ है उस पर आप लोग फोकस करेंगे। जैसे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा 4.9% यानी कि 4.9% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। यानी कि इस बार राजकोषीय घाटा कितनी रहने की संभावना है, 4.9%। अगर इसे फिगर में देखा जाए, बीपीएससी के द्वारा फिगर में भी ये पूछ लिया गया है, तो 16,13,312 करोड़ यह हो गया राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगर परसेंट पे पूछा जाए तो 4.9% और अगर फिगर में देखा जाए तो 16.13 लाख करोड़ रुपया यह हो गया राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा 1.8% यहाँ पे दिया गया है, 5.80 लाख करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%, 1.89 लाख करोड़। प्राथमिक घाटा जो है 1.4% और 4.5 लाख करोड़ रुपया घाटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारा डेटा दिया गया है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे राजकोषीय घाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4.9%, 16.13 लाख करोड़ रुपया। राजस्व घाटा 1.8%, 5.80 लाख करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%, 1.89 लाख करोड़ रुपया और प्राथमिक घाटा 1.4%, 4.50 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब जो है सरकार के द्वारा सर्वाधिक व्यय किन 3 मंत्रालयों पर फोकस किया गया सर्वाधिक व्यय के अंतर्गत, तो सरकार के द्वारा जिन 3 मंत्रालयों को सबसे ज्यादा बजट आवंटन किया गया है उनमें पहले नंबर पे आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है। टॉप 3 मिनिस्ट्री यहां पर दिया गया है, जिनमें पहले नंबर पे रक्षा, दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास और तीसरे नंबर पे कृषि व जो संबद्ध मंत्रालय है उसे। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4.54 लाख करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास दूसरे नंबर पे है 2.65 लाख करोड़ रुपया और कृषि जो देखा जाए तो 1.52 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो टॉप 3 मंत्रालय जो खर्च आवंटित किए गए इस बार, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि व संबद्ध क्षेत्र। अगर टॉप 3 योजना देखा जाए कि टॉप 3 योजना जिस पर सरकार खर्च कर रही है उनमें पहले नंबर पे आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 लाख करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए आवंटित किए गए 86,000 करोड़ रुपया, पिछले बार की तुलना में वृद्धि की गई है। जल जीवन मिशन पे लगभग 70,000 करोड़ रुपया। तो टॉप 3 योजनाएं जिस पे सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, नंबर 1 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नंबर 2 पे मनरेगा और नंबर 3 पे जल जीवन मिशन है।
अब आइए एक एक क्षेत्र जो महत्वपूर्ण सेक्टर है उसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे प्रश्न जहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। जैसे एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुल कितना आवंटन किया गया इस वर्ष सरकार के द्वारा? 1.52 लाख करोड़ रुपया सरकार के द्वारा आवंटित की गई है कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए। सरकार ने घोषणा की थी बजट के दौरान कि 32 फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएगी, ठीक है, और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 32 फसलों की 109 नई किस्में जारी कर दी गई है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, काफी महत्वपूर्ण है। नेचुरल फार्मिंग जो होती है प्राकृतिक खेती, उसे अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को उसे ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो जैव इनपुट संसाधन केंद्र इस बार बजट के अनुसार कितने स्थापित किए जाएंगे? तो लगभग 10,000, ठीक है। इससे हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किए जाने पर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब सवाल है कि आखिर कृषि क्षेत्र में जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर जोर दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और लगभग 6 करोड़ किसानों की जमीन के बेरों को रजिस्ट्री में दर्ज कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में आत्मनिर्भरता पर बल दिया जा रहा है। वहीं सरकार का अगर आप टारगेट देखेंगे तो 2027 ईस्वी तक जो अभी दाल आयात करता है भारत, तो उस 2027 तक दाल आयात करना पूरी तरीके से बंद कर लिया जाएगा। यानी कि सरकार का टारगेट है कि 2027 ईस्वी तक हम दलहन उत्पादन में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये डेटा महत्वपूर्ण है। 2027 दलहन पर आत्मनिर्भरता पर फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब आइए कौशल प्रशिक्षण। तो कौशल प्रशिक्षण में आगामी 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। वहीं 5 वर्षों में 1000 ITI का उन्नयन किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, जिनमें से 3% जो है वह सब्सिडी, 3% इंटरेस्ट लगेगा। इस पे 1 लाख छात्रों को प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख की वित्तीय सहायता, ठीक है। आप लोग डेटा पे ध्यान देंगे थोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण है मिशन सर्वोदय, ठीक है। मिशन सर्वोदय इस बार लॉन्च किया गया है। कहीं कहीं देखेंगे कि वो बुक में अलग अलग स्टेट दिया गया है, कहीं कहीं आंध्र प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वह पूरी तरीके से गलत है। मिशन सर्वोदय में 5 राज्यों पर जोर दिया गया है। उन 5 राज्यों में बिहार और उसके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। ये कभी 4 अगर देखेंगे, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, तो कभी एक ही प्रांत के हिस्सा हुए करते थे, लेकिन विभिन्न समय अंतराल में उड़ीसा पहले अलग हुआ, उसके बाद बंगाल हुआ, उसके बाद झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, ये तो 4 हो गया, एक ही क्षेत्र हो गया। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश को इसमें ऐड किया गया है। तो इन 5 राज्यों के लिए सरकार के द्वारा मिशन पूर्वोदय लॉन्च की गई है और इससे सरकार का मेन टारगेट जो है कि ये जो पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको हम डेवलप करें। और देखेंगे आप कि कई सारे इसके लिए स्कीम भी लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज सरकार के द्वारा दिया गया है। 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश को प्रोवाइड की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट में घोषणा की गई है। वहीं देखेंगे कि बिहार के लिए, स्पेशली बिहार के लिए कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं इस बार केंद्रीय बजट के माध्यम से दी गई है। तो इसे स्पेशली बिहार के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही, मेंस में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले बिहार के जो केंद्र में जो MSME मंत्री हैं जीतन मांझी, उन्होंने गया में MSME सेंटर बनाने की भी घोषणा की है, ठीक है। 26,000 करोड़ रुपया की लागत से अवसंरचना विकास पर फोकस किया जाएगा। जो 26,000 करोड़ रुपए की लागत से जिन अवसंरचनाओं के विकास पर फोकस किया जाएगा उनमें पटना पूर्णिमा एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली एवं दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजना तथा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला पुल के निर्माण होगी शामिल, ठीक है। तो गया में औद्योगिक केंद्र का विकास हो गया। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से अवसंरचना विकास किया जाएगा, जिनमें पटना पूर्णिमा एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली व दरभंगा में सड़क, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला पुल इसके अंतर्गत आएगा। वहीं 21,400 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 21,500 करोड़ रुपए की लागत से पीरपैंती भागलपुर में 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई। तो याद रखेंगे, पीरपैंती भागलपुर में 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा बजट
बजट के माध्यम से 21,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं कोसी मेची के लिए देखेंगे तो लगभग 11,500 करोड़ रुपया जो है कोसी मेची लिंक परियोजना जो है उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन किया गया है। बिहार में और अगर आप देखेंगे तो पर्यटन के लिए भी सरकार काफी प्रयासरत है और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का विकास किया जाएगा। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, उसी प्रकार से उसी के तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर में विष्णुपद कॉरिडोर वहां पे बनाया जाएगा। गया का जो महाबोधि मंदिर है वहां पर भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। राजगीर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म धाराएं व नालंदा के विकास पर भी फोकस किया गया है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दे सके और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर विकास की तस्वीर बिहार में बदली जा सके। ठीक है, अब आइए एक महत्वपूर्ण स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई इस बार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये क्या है? तो जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत 63,000 गांवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय आबादी लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो जनजातीय बहुल गांवों और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च की गई है, जिसमें 63,000 गांवों के लगभग 5 करोड़ जनजातियों को लाभान्वित होने की संभावना है। तो यह स्कीम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कुछ और महत्वपूर्ण जिसके लिए एलोकेशन अलॉट किया गया सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान की व्यवस्था की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईपीपीबी की 100 शाखाएं खोली जाएगी, महत्वपूर्ण है। आईपीपीबी की 100 शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएगी। ठीक है, अगर एमएसएमई के लिए देखें तो मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत तरुण ऋण की जो सीमा पहले 10 लाख, शिशु ऋण, तरुण ऋण आपने सुना होगा, तो तरुण ऋण के तहत जो 10 लाख रुपए पहले आवंटित किए जाते थे, अब उसके तहत 10 लाख की राशि बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा ऋण गारंटी योजना जो है 100 करोड़ रुपया, ऋण गारंटी योजना 100 करोड़ रुपए तक दिए जा सकते हैं। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब NABL का पूरा नाम क्या है तो यहां पर दे दिया गया पूरा नाम। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जो बजट या पढ़ते समय कहीं पे भी मिले, आपको समझ में ना आए, चाहे फुल फॉर्म या कुछ भी हो, तो तुरंत आप गूगल में सर्च कर उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो NABL नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो NBL से मान्यता प्राप्त 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की बात इस बार के बजट में की गई है। ठीक है, अब आइए महत्वपूर्ण खनिज मिशन, सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण खनिज मिशन की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा के अधिग्रहण जो है वह उस पर सरकार फोकस करेगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा और इंटर्नशिप के दौरान उसे मासिक भत्ते के रूप में 5,000 रुपये राशि प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो यह आपके अगर रोजगार वगैरह से संबंधित कहीं पूछा जाए तो मेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और मासिक भत्ते के रूप में इंटर्नशिप के रूप में इंटर्न को 5,000 रुपये राशि प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना काफी हाईलाइटेड स्कीम है और रिसेंट स्कीम है। जितने एक साल के अंदर जो भी स्कीम 6-7 लॉन्च किए गए हैं उसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, वहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उनमें एक है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सरकार का टारगेट है कि 1 करोड़ घरों पर वो जो रूफटॉप सोलर प्लांट होता है उसका स्थापित किया जाए, 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली उसको मुफ्त प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ घरों को इसका टारगेट रखा गया है, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना पर फोकस करेगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो है भारत सरकार के द्वारा स्मॉल रिएक्टर की स्थापना पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए R&D रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस किए जाने की बात की गई है।
अगला है असम, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड एवं सिक्किम को बाढ़ भूस्खलन संबंधी सहायता केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। और अगर रिसर्च से संबंधित, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित देखा जाए बजट में जो प्रावधान है तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा जो की गई है, शुरुआत की गई है, तो उसके तहत कुल कितनी राशि आवंटित किए जाएंगे, तो 1 लाख करोड़ रुपए का यह फंड होगा। ठीक है, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत करने की बात की गई है, तो यह जो फंड राशि होगी उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फंड होगा। ठीक है, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर देते हुए 1000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि सरकार का टारगेट है कि अगले 10 वर्षों में हम अपना जो स्पेस इकोनॉमी है हमारा, उसको हम 5 गुना वृद्धि करें और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की गई है। वहीं आप देखेंगे कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखेंगे, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में, तो वर्तमान समय में भारत का योगदान जो है लगभग 2% के आसपास है। सरकार का टारगेट है कि 2030 ईस्वी तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की जो भागीदारी है 2% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया जाए। तो इस दिशा में देखेंगे तो यह जो स्कीम है, निधि की स्थापना की गई है उद्यम पूंजी निधि की, वह काफी महत्वपूर्ण कारगर कदम है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनियन बजट 2024-25 की जो महत्वपूर्ण हाईलाइटेड पॉइंट थे उसे हमने यहाँ रिवीजन सीरीज के रूप में डिस्कस कर दिया है। इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें और कुछ जो डेटा महत्वपूर्ण होते हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सब जो कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, मिशन पूर्वोदय हो गया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हो गया। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, कहीं से भी प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।